नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने कक्षा 12 के इतिहास के पहले पाठ भारत का वैभवपूर्ण अतीत के बारे में पढ़ा। उसमें हमने भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा। साहित्यिक स्रोतों में हमने धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य, वंशावली आदि के बारे में पढ़ा, उनके महत्व के बारे में पढ़ा कि इतिहास लेखन में उनका क्या महत्व है। इसके साथ ही हमने पुरातात्विक स्रोतों, स्मारक, मृदभांड संस्कृतियाँ, अभिलेख, गुहालेख, शिलालेख और शैलचित्रों आदि के बारे में कल हमने अध्ययन किया और उन सब के महत्व के बारे में पढ़ा। सिक्कों का इतिहास लेखन में क्या महत्व है, इन सारी बातों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दी। आज हम आपको आगे के जो टॉपिक है, प्रकरण है, उनके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी भारतीय संस्कृति का विश्व में जो संचार हुआ उसके बारे में। हमारी भारतीय संस्कृति का देश विदेशों में बहुत प्रचार हुआ। भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति थी और अनेक देशों में इस संस्कृति को अपनाया गया। हमारे देश के बहुत से लोग हमारी संस्कृति का प्रचार करने के लिए दूर दूर देशों में गए और उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। कुछ विदेशी लोगों ने हमारे यहाँ आकर भी हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाया, जैसे शक-कुषाण, हूण आदि ने। प्राचीन काल में बहुत सारे लोग हमारे देश से बाहर गए, उन्होंने संस्कृति को अपनाया और हमारा हिंदू साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति थी और इस बात के इतिहास में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि चीन के उत्तरी दरवाजे पर, चीन की जो दीवार है उसके उत्तरी दरवाजे पर यह बात लिखी हुई है कि परमेश्वर यक्षों से हमारी रक्षा करे। इसके अलावा कर्नल अलकाट ने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल, मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत को माना है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में हमारे भारत की संस्कृति कितनी अच्छी रही और इसको विदेशी विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वाल्टेयर जो एक फ्रांसीसी विद्वान था, जब इसको ऋग्वेद की एक प्रति भेंट दी गई तो इसने ये बात कही थी कि पाश्चात्य जगत इस भेंट का हमेशा ऋणी रहेगा। इसके अलावा मैक्स मूलर ने जो दक्षिण अमेरिका है उसको भगवान श्री राम के वंशज बताया, दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोगों को। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार था। जावा, मलाया, सुमात्रा, कंबोडिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, जो वर्तमान में ये जो सारे देश है, इनमें कभी भारतीय संस्कृति का झंडा लहराता था। हमारे देश के लोगों ने इन सब में अपनी संस्कृति का प्रसार किया, अपना राज्य स्थापित किया, हिंदू राज्य कायम किया। आज भी वहाँ पर ऐसे चिन्ह मिलते हैं। हमारे देश के लोगों की हमेशा प्राचीन काल से एक चाह रही कि हम दूसरे देशों की यात्रा करें और उन देशों में हम अपनी संस्कृति का प्रसार करें। इसलिए हमारे देश के जो आर्य पुत्र थे वो दूसरे देशों को भी इसी प्रकार हमारे भारत जैसा बनाना चाहते थे। जो आर्य लोग थे वो बहुत सभ्य सुसंस्कृत लोग थे और वो चाहते थे कि और जो देश है उनमें भी हमारी संस्कृति फैले और वो भी हमारे जैसे सभ्य और सुसंस्कृत बने। इसलिए उन लोगों ने बड़े जलयानों में बैठ कर के दूर दूर देशों की यात्राएं की थी और हमारी संस्कृति का प्रसार किया था। उनके नाम अभी मैंने बताया आपको, जावा, मलाया, सुमात्रा, कंबोडिया आदि देशों में और भी बहुत सारे देश थे और हमारे देश के ज्ञान विज्ञान का प्रसार उन्होंने दूसरे देशों में किया। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको भारतीय संस्कृति का जो विश्व में संचार हुआ उसके बारे में बताया। अब प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, यानी इस अध्याय में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में जो नाव बनाने की जो कला थी, क्या हमारे भारतीय उस बात से परिचित थे। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि प्राचीन काल हमारे जो भारतीय थे वो नाव बनाने की कला से परिचित थे। हमारे धर्म ग्रंथों में नवगति शब्द का उल्लेख मिलता है।
नवगति शब्द का, जिसका अर्थ होता है नाव। 5,000 वर्ष पहले हमारे देश में विशालकाय नावें थी और वो बड़े बड़े महासागरों में चलती थी। दिशा और सूचक यंत्र के लिए लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। धार के राजा भोज के द्वारा, धार के राजा भोज के द्वारा युक्ति कल्पतरु पुस्तक लिखी गई, जिसमें नाव बनाने की कला का विशद वर्णन किया गया है। साठ से 70 टन तक वजन ले जाने वाली नावें हमारे भारत में बनाई जाती थी। नावों के चालक दल का एक अध्यक्ष होता था, जिसे नौका अध्यक्ष कहा जाता था। दोबारा मैं उसको बता दूं, जैसे कि एक प्रश्न है ये कि प्राचीन काल में हमारे भारत में नाव निर्माण की प्रक्रिया के बारे में लिखो। तो प्राचीन काल में हमारे देश में जो हमारे पूर्वज थे वो नाव बनाने की कला से परिचित थे। हमारे देश के धर्म ग्रंथों में नवगति शब्द का उल्लेख मिलता है। नव का मतलब होता है नाव। 5-6 हजार वर्ष पहले भी हमारे देश में महासागरों में विशालकाय नावें चलती थी और नावों के द्वारा ही सामान को एक देश से दूसरे देश में लाया ले जाया जाता था। हमारे देश में प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता में लोथल बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में हमारे देश में लोग नाव बनाने की कला से परिचित थे। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्राचीन भारत में नाविक शक्ति के बारे में बताया। अब अपन आगे इसमें पढ़ते हैं भारत के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, सभी ध्यान से समझे, और एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि जिस काल के क्रियाकलापों के बारे में लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी जिस काल के बारे में मानव की जो क्रियाकलाप हुए थे उनकी कोई लिखित जानकारी नहीं है, उनको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और जिस काल के बारे में लिखित जानकारी उपलब्ध है उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो ये दोनों में यही फर्क है। ये प्रागैतिहासिक काल वो काल है जब मानव पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी कोई लिखित जानकारी नहीं थी, तो वो तो प्रागैतिहासिक काल था। और जब लिखित जानकारी उपलब्ध हो गई, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो गए, तो वो ऐतिहासिक काल कहलाया। इसके बाद है पाषाण काल। पाषाण काल का शाब्दिक अर्थ है पाषाण माने पत्थर, यानी जिस काल में मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था वो पाषाण काल कहलाया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पुरापाषाण काल, और मध्यपाषाण काल, और नंबर 3 है
नवपाषाण काल। तो पाषाण काल का शाब्दिक अर्थ है जिस काल में मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, वो पाषाण काल कहलाया। इसके बाद ये 3 भाग है इसके, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नवपाषाण। नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 वर्ष के आसपास मानी जाती है। इस काल में मानव एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा, कृषि कार्य करने लगा, पशुपालन करने लगा, पहिए का आविष्कार हो गया। ये काम पाषाण काल में हुए। तो इस प्रकार से ये पाषाण काल के बारे में और मैंने आपको बताया। और इस काल में मानव पत्थर के नुकीले चमकदार औजारों का उपयोग करने लगा। तो ये अब अपन जो अगला बिंदु पढ़ेंगे इतिहास में वो है महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बता दूं, सिंधु सभ्यता ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी। सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहले खुदाई हुई वो 1921 में हुई। कहाँ पर हुई? हड़प्पा नामक स्थान पर। और ये हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो सिंधु सभ्यता इसकी सबसे पहले खुदाई 1921 में। कहाँ पर हुई? हड़प्पा में हुई। किसके नेतृत्व में हुई? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। दूसरी जो इसकी जो खुदाई हुई वो हुई मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में ये हुई थी 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। इसकी खुदाई हुई थी। सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 1500 स्थल प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में इसकी खुदाई को रोक दिया गया है। इनमें से 1000 जो स्थल है वो भारत में है और 500 जो स्थल है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। अब हम सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई उसमें जो साक्ष्य निकले तो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य निकले, जैसे कि मोहरे और मिट्टी के बर्तन, खिलौने, आभूषण, मणके आदि। और उनके आधार पर सिंधु सभ्यता के इतिहास का निर्माण किया गया इतिहासकारों के द्वारा। तो सिंधु सभ्यता का जो इतिहास है उनको इतिहासकारों ने जो वर्णन किया वो यह है सामाजिक जीवन, नंबर 2 धार्मिक जीवन और नंबर 3 आर्थिक जीवन और नंबर 4 है राजनीतिक जीवन। खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन का वर्णन किया। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में मैं आपको बता दूं कि खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने सामाजिक जीवन में उनके खान पान, नंबर 2 रहन सहन, नंबर 3 सौंदर्य प्रसाधन, नंबर 4 आभूषण और मनोरंजन के साधन आदि। इन बिंदुओं के आधार पर अपन सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे। देखो
खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने बताया कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करते थे। शाकाहारी भोजन में गेहूं, जौ, तिल, चावल, दूध, दही, फल, सब्जी आदि का उपयोग करते थे तथा मांसाहारी भोजन में वो भेड़, बकरी, सुअर, मछली आदि का मांस खाते थे। ऐसे साक्ष्य वहाँ के रसोई घरों में मिले हैं। तो ये खान पान के बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में अपन बाद में है रहन सहन। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो स्त्रियां घाघरा, चोली आदि कपड़े पहनती थी, ओढ़नी, और जो पुरुष है वो धोती, अंगरखी और पहनते थे तथा सिर पर साफा बांधते थे। नंबर 3, सौंदर्य प्रसाधन। खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने बताया कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग भी करते थे। ऐसे खुदाई में साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि खुदाई में एक सफ़ेद पाउडर की डिब्बी मिली है, उसके बगल में एक हाथी दांत की कंघी रखी हुई है। तो उसे देखकर इतिहासकारों ने ये बताया कि सिंधु सभ्यता के लोग टेल्कम पाउडर जैसी वस्तु का उपयोग करते थे। बाल संवारने के लिए हाथी दांत की कंघी का उपयोग करते थे। दर्पण के रूप में तांबे का दर्पण काम में वो लेते थे। इसके अलावा महिलाएं बालों में जूड़ा बांधती थी, पिन आदि ऐसी चीज़ें मिली है। महिलाएं लिपस्टिक का उपयोग करती थी, रिबन, फीते आदि ऐसी चीज़ें खुदाई में मिली है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो लोग सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग भी करते थे। इसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं आभूषणों के बारे में। खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने ये बात बताई कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो आभूषणों के बहुत प्रेमी थे। महिला हो या पुरुष हो, गरीब या अमीर, सबको आभूषण पहनने का शौक था। जो धनी लोग थे वो चांदी के आदि के आभूषण पहनते थे और जो गरीब लोग थे वो सीपी के, हाथी दांत के आदि के आभूषण पहनते थे। महिलाओं के आभूषणों में कर्णफूल, बाजूबंद, करघनी, हाथ के कड़े आदि, और पुरुषों के आभूषण में कंठहार, कानों में बालियां आदि। तो ये आभूषण थे, ये आभूषण वो लोग पहनते थे। इसके बाद है अगला जो पॉइंट, मनोरंजन के साधन। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो निवासी थे, वो मनोरंजन कैसे करते थे, अपने मन को कैसे बहलाते थे, उनका मनोरंजन का तरीका क्या था, ये एक प्रश्न भी है। जैसे कि सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सभी। अब अगला जो 5वां पॉइंट है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, मनोरंजन के साधन। तो सिंधु सभ्यता के लोग तैराकी के द्वारा, शिकार के द्वारा, छोटे छोटे जानवरों को लड़ा करके और तीरंदाजी के द्वारा आदि प्रकार से, घोड़दौड़ के द्वारा आदि के द्वारा, मल्लयुद्ध आदि के द्वारा वो अपना मनोरंजन करते थे। तो इस प्रकार से ये सामाजिक जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो अगला जो बिंदु है वो है धार्मिक जीवन। इतिहासकारों ने खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर ही सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन का पता लगाया और उसका इतिहास लिखा। सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो मूर्तियां मिली, उन मूर्तियों के आधार पर, उन चिन्हों के आधार पर इतिहासकारों ने बताया कि सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। जैसे कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में एक मातृ देवी की मूर्ति मिली, एक उसको देख करके इतिहासकारों ने बताया कि सिंधुवासी मातृ देवी की उपासना करते रहे होंगे। इसके अलावा एक ध्यान योग मुद्रा में एक योगी की मूर्ति मिली, उसे देखकर इतिहासकारों ने बताया कि सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसके अलावा पीपल के वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, सिंधुवासी पीपल तथा तुलसी के वृक्ष की पूजा भी करती थी। इसके अलावा आकाश की
पृथ्वी आदि की पूजा भी करते थे। नंबर 3, पशुओं की पूजा करते थे। नंबर 4, नागों की पूजा करते थे। नंबर 5 है नदियों के घाटों तालाबों आदि की पूजा सिंधुवासी करते थे। सिंधुवासी करते थे। मातृ देवी की उपासना पशुपति शिव की पूजा ये सब सिंधुवासी करते थे। ऐसा था सिंधुवासियों का धार्मिक जीवन। इतिहासकारों ने ये सारी बातें खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर बताई। अब हम सिंधुवासियों के अगले जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। इतिहासकारों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जब सामाजिक जीवन इतना अच्छा था, धार्मिक जीवन अच्छा था, तो उनके व्यवसाय क्या रहे होंगे, उनका धंधा क्या रहा होगा, इस बारे में जिज्ञासा हुई। खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहासकारों ने उनके आर्थिक जीवन के बारे में बताया, उनके व्यवसाय के बारे में बताया। सिंधुवासियों के प्रमुख व्यवसाय थे, नंबर 1 कृषि। सिंधुवासी उन्नत कृषि करते थे। वे गेहूं, जौ, तिल, चावल आदि की खेती करते थे। खेतों को हल बैल की सहायता से जोता जाता था। कृत्रिम तरीके से सिंचाई भी की जाती थी। अफगानिस्तान के शोरतुगही नामक स्थान पर नहरों के अवशेष मिले हैं, जिनसे इस बात का पता चलता है कि सिंधुवासी अपने खेतों की सिंचाई नहरों के द्वारा करते थे तथा फसल काटने के लिए तांबे के हंसिए आदि का उपयोग वो लोग करते थे। तो उनका प्रथम व्यवसाय था कृषि। इसके बाद नंबर 2 पशुपालन। खुदाई में मिली हड्डियों के आधार पर इतिहासकारों ने यह बताया कि वो कौन कौन से जानवरों को पालते थे। पशुपालन भी सिंधुवासियों का प्रमुख व्यवसाय था। सिंधुवासी गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा आदि जानवर पालते थे। कुछ जानवरों का उपयोग कृषि कार्यों के लिए, कुछ जानवरों का उपयोग मांसाहार आदि के लिए, कुछ जानवरों का उपयोग दूध, दही आदि के लिए वो लोग करते थे। पशुपालन सिंधुवासियों का प्रमुख व्यवसाय था। इसके बाद में जो अगला व्यवसाय था सिंधुवासियों का, वो था कुटीर उद्योग धंधे। सिंधुवासियों का उद्योग धंधे भी प्रमुख व्यवसाय था। वे लोग मिट्टी के बर्तन बनाना, धातुओं के बर्तन बनाने का काम, सूती कपड़े बनाना, खिलौने बनाना, मनके बनाना, आभूषण बनाना, फ्यांस बनाना और मोहरे बनाना आदि कलाओं में प्रवीण थे। सिंधु सभ्यता के कपड़ों की विदेशों में बहुत मांग थी। आभूषण बनाना वो लोग जानते थे। तो इस प्रकार से कुटीर उद्योग धंधे वहाँ पर थे। चनुदड़ो नामक एक शिल्प बस्ती भी वहाँ पर मिली है, जो 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ के उद्योग धंधे बहुत उन्नत अवस्था में थे और बहुत सारे
वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में कुटीर धंधे बहुत उन्नत अवस्था में थे। चौथे नंबर पर है जो उनका व्यवसाय, वो था व्यापार वाणिज्य। सिंधु सभ्यता में जल और थल दोनों मार्गों से और देशी और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। सिंधुवासी बहरीन, ओमान, अफ्रीका आदि देशों से, मध्य एशिया के विभिन्न देशों से अपना व्यापार करते थे। कई देशों में गरम मसाले, सूती कपड़े, मलमल आदि भेजे जाते थे। उन सब के बदले में सोना चांदी आता था। तथा इसके अलावा देश के जो आंतरिक भाग है उनसे भी सिंधु सभ्यता में व्यापार चलता था। दक्षिण भारत से सोना आता था, राजस्थान की जावर की खानों से चांदी जाती थी, मलमल भी आती थी। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का व्यापार बहुत उन्नत था। देश विदेशों में व्यापार फैला हुआ था और लोथल उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, जो हमारे भारत के गुजरात राज्य में है, उससे व्यापार होता था। तो इस प्रकार से मैंने सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में आपको बताया। अब चौथे जो जीवन है, राजनीतिक जीवन के बारे में आपको बता दूं। सिंधु सभ्यता के बारे में फिर इतिहासकारों में जिज्ञासा हुई कि वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा। सिंधु सभ्यता में राजा का शासन था या एक राजा का शासन था या अलग अलग राजा थे, प्रत्येक नगर के राजा थे, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता में एक ही राजा का शासन था, क्योंकि वहाँ पर ईंटों की नाप, मोहरों के आदि की नाप एक है, इसलिए वहाँ पर एक राजा का शासन रहा होगा। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वहाँ पर अलग अलग शहरों के अलग अलग राजा रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में कोई सटीक प्रमाण नहीं मिल पाया है, इसलिए इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है। तो मैंने अभी आपको सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में बताया। सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बता दूं। नगर नियोजन, नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की विशेषता थी, बहुत महत्वपूर्ण। सिंधु सभ्यता में नगर अच्छे ढंग से बसे हुए थे, आयताकार तरीके से बसे हुए थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, प्रत्येक सड़क समकोण पर मिलती थी, सड़कों के दोनों ओर नालियाँ होती थी और नालियाँ ढकी हुई होती थी। हर थोड़ी दूरी पर शोषक कूप होते थे जिनमें समय समय पर जिनमें सफाई की जाती थी। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता बहुत उन्नत सभ्यता थी और उस काल में नगर नियोजन बहुत अच्छा था। इसके अलावा नाली निर्माण, ईंटों से नाली निर्माण किया जाता था और सीलन से बचाने के लिए उस पर जिप्सम का प्लास्टर किया जाता था। और मुख्य सड़क की नालियाँ गली की नालियों से जुड़ी हुई थी, गली की नालियाँ घरों से जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन बहुत अच्छा था। सिंधु सभ्यता की खुदाई में दुर्ग में एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। एक अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब है कि विशाल अन्न का भंडार। गोदीवाड़ा मिला है लोथल में। विशाल स्टेडियम के अवशेष मिले हैं धौलावीरा में, जो गुजरात में है। तो ये सब सिंधु सभ्यता की विशेषता है। सिंधु सभ्यता में बाट और तराजू मिले हैं, जिनके आधार पर ये भी पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता की ये विशेषताएं थी। भवन निर्माण, सिंधु सभ्यता में बस्तियों को दो भागों में बांटा गया, दुर्ग और निचला शहर। सिंधु सभ्यता में बस्तियों को दो भागों में बांटा गया। बीचों बीच में जो बस्ती होती थी वो दुर्ग कहलाती थी और इसके चारों ओर जो था वो था निचला शहर। इसको निचला शहर कहा जाता था, निचला शहर। दुर्ग में पुरोहित वर्ग और राज परिवार के लोग रहते थे और निचले शहर में साधारण वर्ग के लोग रहते थे। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था। मकान अच्छे ढंग से बनाए जाते थे, आयताकार चबूतरों पर मकान बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई बाह्य आक्रमण की चिंता नहीं थी और सिर्फ अपने व्यवसाय पर, शांति प्रियता पर, जीवन पर वो ध्यान देते थे। तो इस प्रकार की अच्छी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। अब मैं आगे आपको सिंधु सभ्यता के बाद में अब हम आगे पढ़ते हैं
हमारे वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल में के बाद में हमारे देश में महाजनपदों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में महाजनपद 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिवृद राजगृह, और बाद में वो पाटलिपुत्र राजधानी हो गई। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में आपको बता दूं। वैदिक काल में समाज, एक क्वेश्चन है कि कितने वर्णों में बटा हुआ था। वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको बता दूं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, यानी संपूर्ण समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। नंबर 1 ब्राह्मण वर्ण, नंबर 2 क्षत्रिय वर्ण, और नंबर 3 वैश्य वर्ण, और नंबर 4 शूद्र वर्ण। वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई और वह कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। अब मैं चारों वर्णों के वर्ण धर्म के बारे में आपको बता दूं। ब्राह्मण जो वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई, और ब्राह्मणों के कर्म थे वेदों का अध्ययन करना। ब्राह्मणों के कर्म थे वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना तथा यज्ञ करवाना आदि, ये ब्राह्मणों के कर्म थे। अगला जो वर्ण है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष की भुजाओं से मानी गई, और इनके काम थे, क्षत्रियों के कर्म, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, लगान वसूली करना, आदि आदि जो कर्म थे ये क्षत्रियों के कर्म थे। नंबर 3 वैश्यवर्ण। वैश्यवर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के उदर से मानी गई, और इनके काम थे रुपये पैसों का लेन देन करना, रुपये पैसों का लेन देन करना, व्यापार वाणिज्य करना, कृषि, पशुपालन आदि ये वैश्य वर्ण के कर्म थे। चौथे नंबर पर था शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के चरणों से मानी गई, और इनके कर्म थे उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। ये शूद्र वर्ण के कर्म माने गए। इस प्रकार से इनको सेवा पर आधारित कर्म दिया गया। तो मैंने आपको वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया। अब मैं आपको वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था के बारे में बता दूं। आश्रम व्यवस्था वैदिक काल में मनुष्य ने अपने संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष का माना, 100 वर्ष का माना, और 100 वर्ष को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया।
और वो प्रत्येक भाग एक आश्रम कहलाया। वो 4 भाग थे। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थाश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 संन्यास आश्रम। दोबारा बता दूं मैं, वैदिक काल में मानव ने अपनी आयु 100 वर्ष मानी। 100 वर्ष को 4 भागों में विभाजित किया, जिनको आश्रम कहा गया। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, जिसकी उम्र आयु होती थी 1 से 25 वर्ष। नंबर 2 26 से 50 तक गृहस्थाश्रम होता था। 51 से 75 तक ये वानप्रस्थ आश्रम होता था और 76 से मृत्यु पर्यंत या 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति के कर्म थे कि वे 5 वर्ष तक अपने माता पिता के पास रहता था और उसके बाद में वे अपने गुरु के समीप जाकर के विद्या अध्ययन करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। जीवन के सारे गुणधर्मों को सीखता था, गुरु के पास रहकर अनुशासन में रहता था और जीवन जीने की कला आदि के बारे में वह अध्ययन करता था और एक सामाजिक प्राणी बनता था। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम के ये कर्म थे उसके। और जब वह 25 वर्ष का पूरा हो जाता, उसकी शिक्षा पूरी हो जाती, तो वह वापस अपने घर आ जाता। उसके बाद जो अगला आश्रम शुरू होता वो गृहस्थाश्रम 26 से 50। इस आश्रम में बालक का विवाह कर दिया जाता था और वे अर्थ और काम पुरुषार्थ की पूर्ति करता था। संतान उत्पत्ति करता, अपने वंश को आगे बढ़ाता, पिता के कार्यों में हाथ बटाता और इसी के और अर्थ पुरुषार्थ की वह पूर्ति करता। इसके बाद आगे जो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम तीसरा, 51 वर्ष की आयु से शुरू होता है, 75 वर्ष तक चलता है। इसमें व्यक्ति देखता कि अब मेरे पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तो वह अपने घर के सारे कार्यों को अपने पुत्र को संभाला करके और घर में वे ईश्वर के भजन में अपने आप को लगा देता, समाज सेवा का काम करता और सांसारिक माया मोह उसे कम हो जाती। तो यह काम वह व्यक्ति इस आश्रम में करता। चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम यह 76 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होता। इस आश्रम में व्यक्ति संपूर्ण माया मोह को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जंगल में चला जाता और मोक्ष पुरुषार्थ की पूर्ति में अपने आप को लगा देता था। तो इस प्रकार से ये 4 आश्रमों के बारे में मैंने आपको बताया और ये वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको समझाया। अब मैं आपको संस्कारों के बारे में बता दूं। प्राचीन काल में हमारे देश में संस्कार होते थे। हमारे वैदिक काल में आर्यों के 16 संस्कार होते थे। संस्कार का मतलब होता है कि ऐसे रीति रिवाज जिनके द्वारा मानव को एक पूर्ण सामाजिक और एक अच्छा प्राणी बनाया जाता है। हमारे हिंदू दर्शन में, आर्य दर्शन में जन्म के प्रारंभ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति को एक पूर्ण मानव, सभ्य मानव और उसके मोक्ष प्राप्ति तक के उसमें परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। गर्भाधान संस्कार, पंचवन, केशोच्छेदन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, तो इस प्रकार से ये अंतिम संस्कार तक इस प्रकार से ये 16 संस्कार है। इन सभी संस्कारों को के द्वारा जीवन को पूरा किया जाता था और इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति एक सभ्य, सामाजिक, आदर्श प्राणी बनता था। अब मैं आपको पुरुषार्थ के बारे में बता दूं। पुरुषार्थ क्या होते हैं और कितने होते हैं? मानव जीवन में पुरुषार्थ का बहुत महत्व है। पुरुषार्थ का मतलब है कि जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए वे पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ का मतलब है आदर्श नियम। पुरुषार्थ पुरुषार्थ 4 है। धर्म,
नंबर 2 अर्थ, और नंबर 3 काम, और नंबर 4 मोक्ष। तो पुरुषार्थ की परिभाषा है, जिन आदर्शों का अनुसरण व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए वो पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चार पुरुषार्थ है ये। धर्म का मतलब है कि आचरण अच्छा रखना चाहिए, अर्थ का मतलब है भौतिक संपदा प्राप्त करना, काम का मतलब है इंद्रिय सुखों को भोगना और इंद्रिय सुखों को प्राप्त करना, मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति की मुक्ति पाना। तो इस प्रकार से मैंने ये 4 पुरुषार्थों के बारे में बताया। आज अपन ने सिंधु सप्ताह के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा और वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने आपको समझाया। आश्रम व्यवस्था, चारों आश्रमों के बारे में बताया और पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में इस वीडियो में आपको मैंने जानकारी दी। अगले वीडियो में आगे के जो बिंदु है, टॉपिक है, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।